निखिल ने जागृति की कमजोर नस को दबा दिया था। खुद के साथ गलत होता देख जागृति कृतिका पर बरस उठा। इसे कोई क्यों डराएगा या धमकाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान की दया से ये किसी को डराने धमकाने ना लग जाए। जब भी अपना मुंह खोलती है किसी न किसी की इंसल्ट ही करती है, और तब तक सामने वाले की इंसल्ट करती रहती है जब तक कि वो गिल्टी फील करके सुसाइड करने के बारे में ना सोच ले। कृतिका की नजरें जागृति की बात सुनकर उस पर आ टिकी। सरप्राइज होकर उसने अपनी भौहें जागृति को देखकर चेतावनी भरे लहजे में उठाई। बच्चे, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। जागृति एक पल को हैरान हुआ, फिर अपना सीना चौड़ा कर अपना सिर अक्कड़ से उठाते हुए उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। कृतिका हंस पड़ी। अपना मुंह ऐंठने के एक पल बाद उसने निखिल की ओर देखा और उससे माफी मांगी। सॉरी निखिल, तुमने सब कुछ सेटल कर दिया था, फिर भी मैंने लास्ट मोमेंट पर अपना फैसला बदल दिया। जो कुछ आज हुआ उसके बाद अगर तुम वहां रुकना भी चाहती तो भी मैं तुम्हें वहां रुकने नहीं देता। और तुम सॉरी क्यों कह रही हो? देखा नहीं तुमने, तुम्हारी उस जगह को छोड़ने का डिसीजन लेने के पहले ही मैंने उन्हें मिलने वाली सारी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी। अगर तुम वहां रुकने का डिसीजन लेती तो इससे मेरी ही इंसल्ट होती। एक पल को सोचने के बाद कृतिका निखिल की बात से सहमत हो गई। हालांकि नेशनल फिल्म एकेडमी में सोनाली और अनिकेत भी थे, लेकिन अब वो आसानी से उन्हें सबक सिखा सकते थे। निखिल ने तुरंत कुछ लोगों को कृतिका और जागृति के नेशनल ड्रामा एकेडमी से नेशनल फिल्म एकेडमी में होने वाले ट्रांसफर को हैंडल करने में लगा दिया। इस वजह से कृतिका को एक सप्ताह और घर पर रुकना पड़ा, जिसका फायदा उसने अपनी माँ से दिल खोल कर बात करने में उठाया। फाइनली एक वीक के बाद जब निखिल उसे लेने आया, तब घर से बाहर आते ही कृतिका को कार की पिछली सीट पर जागृति भी बैठा दिखाई दिया। निखिल ने तुरंत बेरुखी से उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। ये बदमाश अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में सुबह ही मेरे घर आ गया। उसके बाद कहने लगा कि जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाने ही वाला हूँ, तो आज उसे भी स्कूल मैं ही पहुंचाऊंगा। कृतिका से कुछ कहा नहीं गया। इस लड़के को मुझसे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जागृति के पास अपना खुद का ड्राइवर भी था और कार भी। वो खुद स्कूल जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने निखिल से इंसिस्ट किया कि वो उसे स्कूल पहुंचाए। नेशनल फिल्म एकेडमी पहुंचने के बाद सबसे पहले निखिल ने अपने सनग्लासेस निकालकर पहन ली। उसके बाद उसने एक पोल्यूशन मास्क निकाला और उसे अपने मुंह पर लगा लिया। नेशनल फिल्म एकेडमी के स्टूडेंट्स नेशनल ड्रामा एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरह नहीं थे। उनमें से कई पढ़ाई के दौरान ही काफी फेमस हो जाते थे, इसलिए किसी न किसी फंक्शन या गैदरिंग में उनमें से कुछ ने निखिल को जरूर देखा होगा। ऐसे में निखिल को आसानी से वहां पहचाना जा सकता था। निखिल की ये हरकत उसे सच में कोई सेलिब्रिटी जैसा दिखला रही थी। जागृति हंस पड़ा। भैया, इस वक्त आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहे हो। निखिल एक लंबे कद का इंसान था। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी अपने आप को उसके सामने छोटा समझने लगे। जागृति ने गलत नहीं कहा था, वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था। नेशनल ड्रामा एकेडमी में हुए तमाशे से सबक लेकर निखिल कृतिका को लेकर सीधे नेशनल फिल्म एकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया। प्रिंसिपल गौतम और प्रिंसिपल कामत के बीच गहरी दुश्मनी थी। साथ ही उनके स्कूल के बीच होने वाला कंपटीशन काफी टफ था। आमतौर पर अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल हर एरिया में एक दूसरे से कम्पीट जरूर करते थे। गौतम को इस बारे में पता था कि कैसे जावेद नाम के बदतमीज टीचर ने कृतिका को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और इस कोशिश में उसकी वजह से उनके स्कूल को ओबेरॉय कॉरपोरेशन जैसे कुबेर के खजाने से हाथ धोना पड़ा था। निखिल ने ओबेरॉय कॉरपोरेशन से नेशनल ड्रामा एकेडमी को मिलने वाली सभी इन्वेस्टमेंट्स पर रोक लगा दी थी, और अब बेचारा कामत अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर स्कूल के लिए जैसे तैसे छोटे मोटे फंड जुटाने के चक्कर में उलझा हुआ था। वो सारे इन्वेस्टर्स भी काफी स्मार्ट थे। उन्हें एग्जैक्ट तो नहीं पता था कि क्यों ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने उसके स्कूल को दी जाने वाली सारी फंडिंग बंद कर दी थी, लेकिन ये देखने के बाद वो पूरी तरह से उसके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने को तैयार नहीं हो रहे थे। पहले उन्हें इस सब का कारण जानना था, क्योंकि वो खुद ओबेरॉय कॉरपोरेशन को किसी भी तरह से गलती से भी नाराज नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ओबेरॉय कॉरपोरेशन को ये लगे कि उनसे कम्पीट करने का ख्याल दिल में रखकर वो सब नेशनल ड्रामा एकेडमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
वो सब ओबेरॉय कॉरपोरेशन के गुस्से का सामना कर सकने के काबिल नहीं थे। इसलिए कामत के उन सभी को उसके स्कूल में इन्वेस्ट करने के लिए भेजे गए प्रपोजल को उन सभी ने सिरे से नकार दिया। इस वजह से कामत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। वो इस कदर स्ट्रेस में था कि उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद आती भी कैसे? उसके स्कूल को एक बहुत बड़ा लॉस जो हुआ था। जावेद के हालात तो कामत से भी कहीं ज्यादा खराब थे। हायर अथॉरिटी ने इस केस को अपने खुद के हाथों में ले लिया था और वो जावेद के इस तमाशे के साथ साथ उससे जुड़े हर घटिया इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उससे जुड़ी हर घटना धीरे धीरे सामने आ रही थी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल गौतम काफी एक्साइटेड था। कृतिका, जो साक्षात धन की देवी थी, वो उसके स्कूल में पढ़ने के लिए आ रही थी। वो कामत की तरह कोई गलती नहीं करने वाला था। जब निखिल कृतिका और जागृति को लेकर गौतम की ऑफिस में आया तो उसने उन तीनों का खड़ी होकर वेलकम किया। फिर उसने कृतिका से कहा, कृतिका, हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे गर्व है कि तुमने मेरे स्कूल को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चूज किया। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। निखिल ने उसके ऑफिस के अंदर अपना मास्क और सनग्लासेस उतार दिए। फिर उसने गौतम की तारीफ की। उसे वो कामत की तरह बेवकूफ नहीं लगा। मैंने तुम्हारे ट्रांसफर प्रोसीजर्स को पहले से ही सेटल कर दिया है। गौतम ने अपने डेस्क के ड्रॉर से एक फॉर्म निकालते हुए कहा, तुम्हें बस यहाँ साइन करना है। कृतिका ने एक नजर फॉर्म को देखा। उसके बाद उसने फॉर्म में साइन कर दिया। उसके बाद गौतम ने एक फॉर्म जागृति की तरफ बढ़ाया। जागृति, यह आपका फॉर्म रहा, इसे साइन कर दीजिए। जागृति बड़े ध्यान से गौतम को देख रहा था। ये प्रिंसिपल दोस्त के साथ काफी जल्दी फेमिलियर हो गया। उसके बाद गौतम ने किताब के दो ढेर जो कि उसके डेस्क पर रखे हुए थे उनकी तरफ पॉइंट किया। ये रही आप दोनों की किताबें, इनमें आपके क्लास शेड्यूल की लिस्ट वाली पेपर भी एडेड है। निखिल ने उन किताबों पर और कृतिका के शेड्यूल पर नजर डाली। फिर उसने उन बुक्स को निकालकर कृतिका को दे दिया जिसकी उसे आज जरूरत पड़ने वाली थी। बाकी के बुक्स मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये काफी भारी हैं, इन्हें क्लास में कैरी करना ठीक नहीं। जागृति तुरंत बीच में बोल पड़ा, भैया मेरी किताब भी घर पहुंचा देते। निखिल ने गुस्से में उसे देखा, फिर गुर्राते हुए बोल पड़ा, खुद ले जाओ इन्हें। इतना कहने के बाद निखिल ने वापस से अपने फेस को कवर किया। फिर कृतिका की बुक्स को कैरी कर आगे बढ़ गया। बेचारी जागृति का तो दिल ही टूट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। कृतिका ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। काफी वक्त बीत चुका था। इस बात से डरकर कि कहीं उसकी वजह से निखिल को अपने काम के लिए देरी ना हो जाए, उसने कहा, चलो जल्दी से तुम अब कंपनी जाओ, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। जागृति भी यही है, कुछ हेल्प मैं उससे ले लूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? ऐसे ही अपने मन से मुझे यूज नहीं कर सकती तुम। जागृति ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात नकार दी। लेकिन निखिल को गुस्से से अपनी तरफ घूरते हुए देख वो तुरंत चुप हो गया। निखिल को सच में काफी देर हो चुकी थी। एक मीटिंग के लिए उसका जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे कॉल करना, निखिल ने कहा। इस पूरे समय में प्रिंसिपल गौतम उनके बीच हो रही बातचीत पर नजर गड़ाए हुए था। जितना ज्यादा वो उन्हें देख रहा था उतना ज्यादा उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि कृतिका और निखिल का रिश्ता कुछ तो खास है। हालांकि उसे ये पता चल गया था कि कृतिका की वजह से निखिल ने नेशनल ड्रामा स्कूल को दिए जाने वाली सारी फंडिंग रोक दी थी। लेकिन कामत भी एक माहिर खिलाड़ी था। भले ही उसकी फंडिंग कृतिका की वजह से रुकी थी, लेकिन उसने किसी को ये मालूम नहीं चलने दिया था कि निखिल और कृतिका के बीच का रिश्ता क्या है। पर निखिल ने प्रिंसिपल गौतम को खास तौर पर ये बताया था कि कृतिका उसके लिए कितना मायने रखती है और उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं कि कृतिका को कोई बुली करे। ओबरॉय सर, आप अपने काम पर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। मैं कृतिका जी के लिए यहाँ हूँ। गौतम ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, मैं खुद कृतिका को और जागृति दोनों को उनके क्लासरूम तक छोड़ आऊंगा। निखिल ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि नेशनल फिल्म एकेडमी को अपने कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तुम ओबेरॉय कॉरपोरेशन जाकर इससे जुड़ी बात डिस्कस कर सकते हो। निखिल की बात सुनकर गौतम तो खुशी में उछल पड़ा। वो इतना खुश था कि एक पल के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। कृतिका सच में उसके लिए कोई धन की देवी साबित हो रही थी। जरूर जरूर, गौतम ने तुरंत हामी भरी। ओबेरॉय सर, आप जरा भी फिक्र ना करें। कृतिका मेरे स्कूल में है, वो यहाँ खुशी से रहेगी। मैं किसी को भी उसे डराने धमकाने नहीं दूंगा।
निखिल संतुष्टि के साथ मुस्कुरा उठा। गौतम सच में एक स्मार्ट आदमी था। उसके बाद निखिल ने कृतिका से कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ध्यान रहे कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर लेना। ठीक है, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। अब जाओ, तुम्हें पहले ही काफी देर हो चुकी है। कृतिका के लिए जिस तरह से निखिल की नजरों में प्यार था, वैसा कुछ भी जागृति को देखते हुए उसकी आंखों में नजर नहीं आ रहा था। उसकी गुस्से भरी नजर जैसे ही जागृति पर पड़ी, वो डर कर बोल उठा, मैं भी तो यही हूं ना भैया, मैं कृतिका का ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुनकर निखिल सेटिस्फाइड हो गया। जो तुमने अभी कहा है उसे भूलना मत, क्योंकि अगर तुम अपनी कही बात भूल गए तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा कर तुम्हें ओबरॉय कॉरपोरेशन में किसी काम पर रखवा दूंगा। जागृति निखिल की धमकी को हल्के में नहीं ले सकता था। निखिल जो कहता था उसे पूरा करने की उसमें आदत थी, इसलिए उसने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया और उसकी बात पर हामी भरी। निखिल को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि जागृति अपनी बात से मुकर जाएगा। कृतिका की एक्स्ट्रा बुक को अपने साथ लिए निखिल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल गौतम तुरंत दोनों की चापलूसी करते हुए बोला, कृतिका, जागृति, आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को आपकी क्लासेस तक छोड़ आता हूँ। जब गौतम की नजर जागृति के हाथों में थमी ढेर सारी किताबों पर गई तो वो बोला, क्यों ना हम पहले आपकी क्लास में चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले इनके क्लास चलो। जागृति कितना भी बुरा सही, लेकिन एक जिम्मेदार लड़का था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैं तुम्हारी कुछ बुक्स ले लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए वो तुरंत एकदम से पीछे हट गया। अगर भैया को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। कृतिका हैरान रह गई। गौतम का भी यही हाल था। ये तो लड़का काफी ईमानदार है, हाँ। क्लासरूम की ओर बढ़ते हुए प्रिंसिपल गौतम ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में उठ रहा था। कृतिका, तुम और मिस्टर ओबेरॉय, वो मेरे भैया की गर्लफ्रेंड है। जागृति अपना मुंह ऐंठते हुए बोला, हाँ, पर शायद फ्यूचर में उनका ब्रेकअप हो जाए, इस बारे में कोई नहीं जानता। गौतम ने हंसकर बात को रफा दफा कर दिया। वो काफी स्मार्ट था। उसने थोड़ी देर पहले कृतिका और निखिल के बीच की प्यार भरी बातचीत को देखने के बाद उनके रिश्ते पर शक किया था। रही बात उनकी आपस में शादी करने की, तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन वो दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे। हालांकि जागृति की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कृतिका से नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो उसका अच्छे से ध्यान तो रख ही रहा था। कामत की गलतियों से सीखते हुए प्रिंसिपल गौतम ने ये तय किया कि वो अपने स्टाफ या किसी टीचर को कृतिका के मैटर को हैंडल नहीं करने देगा। साथ ही कृतिका और निखिल के रिश्ते को ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन को बताया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर किस्मत से जावेद जैसे किसी टीचर ने यहाँ भी कृतिका के साथ भेदभाव किया तो उसे भी कामत की तरह ही अपने सिर के बाल नोचने के लिए तैयार हो जाना होगा। जब वो कृतिका के क्लासरूम पहुंचे तो वहां एक थ्योरी लेसन पढ़ाया जा रहा था। गौतम ने दरवाजे पर 2-3 बार नॉक किया, जिसके बाद प्रोफेसर ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। क्लासरूम के दरवाजे पर खुद प्रिंसिपल को खड़े देखकर वो प्रोफेसर हैरान थी। प्रिंसिपल सर, उनका वेलकम करते हुए वो तुरंत दरवाजे के पास आई। मैं एक नई स्टूडेंट को अपने साथ लेकर आया हूँ। एक प्रिंसिपल की तरह रौबदार लुक बनाते हुए गौतम ने कहा, ये कृतिका है, आज से ये परफॉर्मिंग आर्ट के आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगी। इन्होंने फाइट क्वीन मूवी में काम किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ये प्रोफेसर शांभवी है, परफॉर्मिंग लेसन की टीचर। गौतम ने कृतिका को शांभवी से इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो शांभवी मैम। कृतिका ने पोलाइटली उनका अभिवादन किया। शांभवी ने तुरंत ही उसकी तारीफ की। मैंने फाइट क्वीन में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है, तुमने काफी अच्छा काम किया था। डायरेक्टर दिवाकर से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तुम्हारे बारे में भी मुझसे काफी बातें की थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है, बस इस फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण एक्टिंग में कुछ जगहों पर तुम्हें कठिनाई आती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। चाहे जो भी हो, नेशनल फिल्म एकेडमी से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एडल्टहुड शुरू भी नहीं होता था कि वो फेमस हो जाते थे, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। इस वजह से शांभवी इस बात को लेकर ज्यादा सरप्राइज नहीं थी कि क्यों प्रिंसिपल गौतम खुद कृतिका को लेकर अपने साथ उसके क्लासरूम तक छोड़ने के लिए आए थे।
इसके अलावा हर टीचर जावेद की तरह एरोगेंट तो नहीं हो सकता था ना, जो सामने वाले की अच्छाई को देखना ही नहीं चाहता था। साथ ही ऐसी भी कई एक्ट्रेसेस थीं जो कास्टिंग काउच के झमेले में नहीं पड़ती थी। उनका टैलेंट ही उन्हें उनकी पहचान दिलाता था। साथ में ऐसे कुछ टैलेंटेड लोगों का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता था। यहाँ तक कि खुद स्कूल का प्रिंसिपल कृतिका को उसके क्लासरूम तक छोड़ने के लिए आया था, यानी कि जरूर उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि शांभवी नेशनल फिल्म एकेडमी में एक टीचर थी, लेकिन टीचर होने के साथ साथ वो एक अच्छी और टैलेंटेड एक्ट्रेस भी थी, जिस वजह से उनकी कई अच्छे और फेमस डायरेक्टर से जान पहचान थी। कुछ वक्त पहले जब शांभवी की मुलाकात दिवाकर से हुई थी, तब वो दिल से कृतिका की तारीफ कर रहा था। इसके अलावा उस मुलाकात में जब कृतिका की बातें होनी शुरू हुई, तो दिवाकर उसे कोई उभरती हुई एक्ट्रेस नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से वो पहले से ही इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। इसका मतलब यही था कि वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और एंटरटेनमेंट सर्कल में कोई भी उससे उलझ नहीं सकता था। इसलिए शांभवी के लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि बिना किसी टेस्ट के कृतिका का ट्रांसफर नेशनल फिल्म एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया था। कृतिका ने जस्ट अभी अपना एडमिशन प्रोसीजर पूरा किया है, इसलिए इसे मैं पर्सनली आपके क्लासरूम तक छोड़ने चला आया। अगर क्लास में होने वाली एक्टिविटीज और पढ़ाई में उसे दिक्कत आती है, तो आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना है और उसकी हेल्प करनी है, गौतम ने कहा। जरूर सर। शांभवी तुरंत अपने प्रिंसिपल की बात से सहमत हो गई। हालांकि जागृति वो कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे डायरेक्शन क्लास के लिए जाना है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वहां आकर मिल सकती हो। वैसे तुम्हें वहां आना ना पड़े तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आना हुआ तो किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, वो तुम्हें डायरेक्शन क्लास का रास्ता बता देगा। क्या तुम्हारे पास मेरा सेल नंबर है? कृतिका को ये बड़ा फनी लग रहा था। जागृति खुद ही उससे सवाल कर रहा था और खुद ही उन सवालों के जवाब भी दे रहा था, जैसा उसने सोचा था। इससे पहले कि वो उसके सेलफोन वाले क्वेश्चन का जवाब देती, वो पहले ही बोल पड़ा, नहीं तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे होगा? जागृति ने तुरंत अपना पेन बाहर निकाला। कृतिका ने अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी, जिस पर पीछे के पन्ने में जागृति ने अपना नंबर लिख दिया। जब तुम ये नंबर अपने फोन में सेव कर लोगी, तो तुरंत इस पर अच्छे से पेन चलाकर इसे डिस्ट्रॉय कर देना, और मेरा नंबर किसी और को भी भूल से मत देना। अगर तुमने गलती से भी किसी को मेरा फोन नंबर दिया तो समझ लेना यू आर डेड। जागृति ने धीमी पर गरजदार आवाज में धमकी दी। कृतिका ने उसे टॉन्ट करने वाला रिस्पॉन्स दिया। भूलो मत निखिल ने क्या कहा था, भाभी माँ के जैसी होती है ना, तो तुम्हें भी एक अच्छी बेटी की तरह बिहेव करना चाहिए। जागृति से कुछ कहा नहीं गया। भले ही वो निखिल की दिल से रिस्पेक्ट करता था, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि निखिल के मुंह से निकली बातें बड़ी डरावनी होती थी। एक निखिल कम था, जो अब उसके साथ उसी के जैसी एटीट्यूड वाली कृतिका भी आ गई थी। दोनों मिलकर उसका जीना हराम कर देने वाले थे। इस पूरे समय में कृतिका एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ जागृति को देखती रही। बेचारा हार मानकर अपना मुंह गुस्से से लटकाए हुए बिना कुछ और कहे अकड़ कर वहां से चला गया। कृतिका को ये सब काफी मजेदार लग रहा था। जागृति काफी हद तक अपनी दादी उर्मिला देवी जैसा ही था। वो बस गरजती थी, बरसती नहीं। लेकिन उनकी बातें बहुत खतरनाक होती थी। वो कहती कुछ थी, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता था। भले ही जागृति ने कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करता और उसकी रत्ती भर भी हेल्प नहीं करेगा, उसे उससे नफरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वक्त आने पर उसे उसकी हेल्प करनी ही होगी। उसके बाद प्रिंसिपल गौतम जागृति को उसकी क्लास दिखाने उसके साथ चले गए, जबकि शांभवी कृतिका को अपने क्लास के अंदर लेकर आ गई। सारी स्टूडेंट्स उत्सुकता से कृतिका को लेकर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। वो सारी स्टूडेंट्स 16 से 18 साल के बीच थे। उनकी उम्र का अंदाजा उन्हें देखने भर से कृतिका को हो गया था। इस वजह से अचानक ही वो अपने आप को उम्र दराज समझने लगी। सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाइए, शांभवी ने कहा। ये एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स इसे पहले ही पहचान चुके होंगे। सच में उन स्टूडेंट्स को कृतिका जानी पहचानी से लग रही थी। फाइनली एक स्टूडेंट ने सवाल किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फाइट क्वीन मूवी वाली कृतिका हैं? अरे ये तो वही है। हाँ, ये कृतिका ही है। शांभवी ने सभी को चुप होने का सिग्नल दिया। कृतिका, खुद को इंट्रोड्यूस करो। कृतिका एक कदम आगे आई और मीठी आवाज में बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका है।
हाँ, मैं फाइट क्वीन मूवी वाली कृतिका ही हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने फाइट क्वीन मूवी में काम किया है, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं हूँ। इसलिए उस मूवी में काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग क्लासेस लेनी चाहिए। चूँकि मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शुरुआत से इसे सीखना होगा। मेरा पूरा साल बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने सीधे सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना ठीक समझा। वैसे मैं उम्र में आप सबसे थोड़ी बड़ी जरूर हूँ, लेकिन मेरी उम्र अभी मात्र 22 साल है। कृतिका शुरू से अपनी उम्र को छुपाने वाली लड़कियों जैसी नहीं थी, इसलिए उसके इंट्रोडक्शन के दौरान सीधे सीधे उसने अपनी रियल एज पूरी क्लास को बता दी। आपको फिल्म में सिलेक्ट कैसे किया गया? ढेर सारी एक्ट्रेसेस ने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया, जबकि आपके पास एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी डायरेक्टर ने आपको सिलेक्ट क्यों किया? एक स्टूडेंट ने एक्साइटेड होकर वो सवाल कर दिया। वैसे ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में उमड़ रहा था, जिस दौरान कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि जरूर कृतिका के सिलेक्शन के पीछे कोई राज है और देर सबेर इस राज से पर्दा जरूर उठेगा। उसी दौरान कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि कृतिका को उस फिल्म में बिना किसी कास्टिंग काउच के सिलेक्ट किया गया है। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि अगर वे सब भी लकी रहे तो उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। इसलिए वे सब कृतिका के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन ये एक क्लासरूम थी, ना कि कोई इंटरव्यू सेशन। इसलिए कृतिका ने शांभवी की तरफ देखा और उनकी राय जानने की कोशिश की। इस तरह से वो उनकी परमिशन भी मांग रही थी, जो कि शांभवी को काफी रिस्पेक्टफुल लगा। इससे उनके मन में कृतिका को लेकर एक अच्छी छवि बन चुकी थी। उन्हें लगा कि वो लड़की शालीन है और अपनी फिल्म की सक्सेस का उसे जरा भी गुरूर नहीं। उन्होंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में काफी कुछ देख चुकी थी। कई यंग एक्टर और एक्ट्रेसेस जो अपनी फिल्मी करियर में शुरुआत में ही सक्सेस हासिल कर लेते थे और उन्हें अपने आप पर एक अलग ही गुरूर होने लगता था। वे दूसरों को खुद से छोटा समझने लग जाते थे। कामयाबी का बुखार उनके सर चढ़ ऐसे बोलता था कि वो भूल जाते थे कि अपने टीचर्स से उन्हें किस तरह से पेश आना है। ऐसे माहौल में जब कोई उनसे सवाल पूछता तो वो सीधे सवाल का जवाब देते, ना कि अपने टीचर की परमिशन मांगते। लेकिन कृतिका ने उनसे उनकी राय मांगी थी, जो कि परमिशन लेने जैसा ही था। इसलिए शांभवी ने भी कृतिका को रिस्पेक्टफुली धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस सवाल का जवाब देना सही रहेगा तो तुम इसका जवाब दे सकती हो। ठीक है। वैसे भी ये सभी स्टूडेंट्स उसके क्लासमेट्स थे। उसे आगे 3.5 साल तक उन सबके साथ ही तो बिताने थे। ऐसे में खुद को सबसे अलग थलग करना उसके खुद के लिए अच्छा नहीं होता। शांभवी के मन में भी वही बातें चल रही थी जो कृतिका के मन में। इसलिए उन्होंने उसकी थोड़ी सी हेल्प की। मैं जानती हूँ कि तुम सभी के मन में ढेर सारे सवाल हैं जो तुम सब पूछना चाहते हो, लेकिन हमें अपनी क्लास भी पूरी करनी है। इसलिए मैं तुम सबको कृतिका से सवाल जवाब करने के लिए बस 10 मिनट का टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद कृतिका ने उस स्टूडेंट के पूछे सवाल का जवाब दिया। ये बस एक इत्तेफाक था और शायद इसमें मेरी थोड़ी सी अच्छी किस्मत भी शामिल थी। मैं एक्चुअल में ओबेरॉय कॉरपोरेशन के पीआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। उसकी इस बात पर सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो सब इस बारे में जानते थे। कृतिका की पीआर स्किल्स काफी शानदार थी। प्रेम और अनुष्का उसकी इसी स्किल की वजह से अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो चुके थे। फिल्म में मेरा रोल एक्चुअल में कोई और एक्ट्रेस कर रही थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद वो सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। ऐसे में डायरेक्टर दिवाकर को ओबेरॉय कॉरपोरेशन आना पड़ा रिप्लेसमेंट एक्ट्रेस को चुनने के लिए। मैं और मेरी कलीग भी वहां हो रहे ऑडिशन को देखने के लिए चले गए। इस रोल के लिए उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे मार्शल आर्ट्स आता हो, और ऑडिशन के दौरान हर एक्ट्रेस को कुछ डिजाइन्ड मार्शल आर्ट मूव्स करने के लिए कहा जा रहा था, जो कि करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। इन्हें वैसी लड़कियां ही कर सकती थी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस की हल्की सी भी ट्रेनिंग अपनी लाइफ में कभी ना कभी ली होगी। इत्तेफाक से मैंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रखी थी और किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। इस तरह से मुझे फिल्म के लिए साइन किया गया। कृतिका, कई लोग ये कहते हैं कि फाइट क्वीन मूवी 252 करोड़ जैसी बड़ी कलेक्शन के काबिल नहीं थी। फिल्म का इतना अच्छा कलेक्शन सिर्फ आपकी पब्लिसिटी स्किल्स के कारण हुआ। क्या ये सच है?
ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी फिल्म अगर बुरी होती तो उसकी कितनी भी पब्लिसिटी क्यों ना कर दो, उसे फ्लॉप होने से बचाया नहीं जा सकता है। आज के ज़माने के ऑडियंस को पब्लिसिटी के नाम पर बेवकूफ़ बना पाना इम्पॉसिबल है। अगर अच्छी फिल्म नहीं होती तो इसे हॉल जाकर देखने वाले लोग थिएटर से बाहर आने के बाद इसकी बुराई ज़रूर करते। लेकिन किसी ने भी फिल्म की बुराई नहीं की, बल्कि उन सब ने यही कहा कि फिल्म अच्छी है। वैसे एक अच्छी फिल्म को अच्छी पब्लिसिटी मिलना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इसलिए फिल्म ने जो ह्यूज कलेक्शन किया है, उसे वो डिजर्व करती है। शांभवी, जो अपनी चेयर पर बैठकर कृतिका को सवालों के जवाब देते सुन रही थी, वो धीरे धीरे और भी शॉक्ड होती जा रही थी। कृतिका की बोलने का ढंग काफी अच्छा था और उसके दिए गए सभी सवालों के जवाब भी काफी लॉजिकल थे। उसने हर एक सवाल का व्यवहारिक जवाब दिया था, जिसमें उसके फिल्म फाइट क्वीन की जरा भी इंसल्ट नहीं हुई थी। तो फिर जरूरत पड़ने पर क्या तुम मेरे लिए भी पब्लिसिटी करोगी? जिन लोगों के लिए तुमने अब तक पब्लिसिटी की है वो सब काफी फेमस हो गए हैं। स्टूडेंट के बीच में से किसी ने मजाक में वो सवाल किया। क्या तुम प्रेम और अनुष्का को जो पब्लिसिटी मिली थी उसकी बात कर रही हो? कृतिका ने अपनी भौहें उठाते हुए सवाल किया। उसके बाद सभी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। ठीक है फिर, 10 मिनट पूरे हुए। शांभवी ने अनाउंस किया। फिर कृतिका को एक खाली सीट की ओर इशारा किया। कृतिका, तुम वहां बैठ जाओ। कृतिका ने हामी भरी। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। फिर शांभवी ने दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर दिया। लेकिन कृतिका को लेकर उन स्टूडेंट्स की जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। इसलिए वो क्लास में दिए जा रहे लेसन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्लास खत्म होते ही कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। कृतिका, तुम्हारी अगली फिल्म या शो कौन सा है? फिलहाल तो कोई भी नहीं, मैं एक न्यू कमर हूँ। ये मेरी अच्छी किस्मत थी जो मुझे दिवाकर सर की फिल्म में रोल मिल गया। इस वक्त मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए इस खाली समय का यूज मैं एक्टिंग को सही ढंग से सीखने में करना चाहती हूँ। कृतिका, तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है? मेरा मतलब हॉस्टल में तुम्हें कौन सा रूम प्रोवाइड किया गया है? एक लड़की ने सवाल किया। नहीं नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रुक रही। कृतिका नहीं चाहती थी कि वहां की लड़कियां उसके स्कूल हॉस्टल में ना रहने को लेकर उसे एरोगेंट समझने लगे। इसलिए उसने उन्हें एक्सप्लेन किया, मैं इसी शहर में रहती हूँ और मेरी माँ की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं, इसलिए स्कूल हॉस्टल में रहने पर मैं उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। उन्हें घर पर अकेले छोड़ना मुझे गवारा नहीं। मुझे हर वक्त उनकी चिंता लगी रहेगी। उसके एक्सप्लेनेशन को सुनते ही उन लड़कियों को कृतिका की फैमिली मैटर से जुड़ी बात याद आ गई। उस वक्त ये न्यूज मीडिया में हॉट टॉपिक बनी हुई थी। लगभग सारा शहर इस बारे में जान चुका था। वो सब समझ गए कि कृतिका अपनी माँ से कितना प्यार करती है और स्कूल हॉस्टल में रहकर वो किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की सीट पर कब्जा भी नहीं करना चाहती। तो ये बात है, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, मेरा नाम रिमझिम है। क्लासेस को लेकर कोई भी बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो वो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये वही लड़की थी जिसने कृतिका से सवाल किया था कि उसे हॉस्टल में कौन सा रूम प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू, कृतिका ने कहा। उसे रिमझिम का हेल्पिंग नेचर पसंद आया। अगली क्लास परफॉर्मेंस के प्रैक्टिकल लेसन की है, इसलिए हमें डांस स्टूडियो जाना होगा, रिमझिम ने सभी को याद दिलाया। उस वक्त क्लास की एक और लड़की को सभी ने घेरा हुआ था। वो सब भी आपस में बातें कर रहे थे। कृतिका की तरफ एक नजर देखने के बाद विनीता ने चिढ़कर कहा, बस एक मूवी में काम किया है ना उसने, वो भी एक छोटा सा रोल, लेकिन देखो तो कैसे उसकी सब चापलूसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही, वो लकी थी, उसे उस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। भले ही उस वक्त सभी को ऐसा लग रहा हो कि उसने अपने करियर की शुरुआत में ही सक्सेस पा ली है, लेकिन देखना, आगे जाकर वो सब गलत साबित हो जाएंगे। कई लोगों ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फेमस डायरेक्टर की फिल्मों से की है, लेकिन उनमें से कितनों का करियर आगे भी सक्सेसफुली बढ़ता रहता है। मनीषा ने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, हाँ यार, रिया को देखो, उसने टीनेज ईयर से ही एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। रिया बचपन से ही गॉर्जियस रही है। उसके पास कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रही। टीवी शो हो या फिल्म, हर कोई उसे कास्ट करना चाहता है। हमारी क्लासमेट का कृतिका को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देना एकदम से वाहियात है। विनीता ने रिया की चापलूसी करते हुए कृतिका की इंसल्ट की। रिया, मैंने सुना है कि तुम एक बड़े बजट की फिल्म में काम करने वाली हो, जिसका फोकस फीमेल लीड है, और वो लीड रोल तुम्हें ऑफर किया गया है। मनीषा ने रिया से सवाल किया।
उनकी चापलूसी से रिया खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। घमंड से उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभर आई। तुमने सही सुना है, मेरे पास ऑफर्स की लाइन लगी हुई थी। उन सभी ऑफर्स में कई प्रोजेक्ट्स को ठुकराने के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। मुझे सच में तुमसे जलन होती है। इतने ऑफर्स, इतने मौके तुम्हें कैसे मिल जाते हैं? हम अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं और एक्टिंग सीख रहे हैं, जबकि तुम फिल्म्स, वेब शोज और टीवी शोज तक के लिए काम कर रही हो। मनीषा ने कहा। उसके चेहरे पर एक ही वक्त में जलन और एडमिरेशन दोनों के भाव थे। रिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश में उसकी शर्ट के स्लीव को हल्का खींचकर विनीता ने उससे सवाल किया। रिया, जिस फिल्म में तुम काम कर रही हो, क्या उसमें कोई सपोर्टिंग रोल भी है? क्या तुम मुझे उस रोल के ऑडिशन के लिए रिकमेंड कर सकती हो? रोल छोटा हो या बड़ा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस महसूस करना चाहती हूँ। विनीता मुंबई एक सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब लेकर आई थी और अब वो चाहती थी कि किसी तरह से उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिले। रिया ने मन ही मन खुद से कहा, तुम्हें ऑडिशन के लिए रिकमेंड करे मेरी जूती। फिर अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए विनीता की चिंता करते हुए बोले, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें रिकमेंड करूंगी। लेकिन क्या मेरे रिकमेंडेशन के बाद तुम स्कूल से छुट्टी ले पाओगी? हमारे स्कूल का रूल है कि सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले कोई भी स्टूडेंट प्राइवेटली किसी भी एक्टिंग ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना किसी तरह का ऑडिशन दे सकता है। मेरी बात अलग है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। लेकिन क्या तुम्हारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है? मतलब मान लो मेरी रिकमेंडेशन के बाद तुम्हें वो रोल ऑफर हो जाता है, लेकिन तुम उसे करने के लिए स्कूल से छुट्टी नहीं ले पाती हो, तब तब शायद स्कूल के साथ साथ वो प्रोडक्शन हाउस भी तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। उसकी बात सुनकर विनीता बर्फ की तरह जम गई। कुछ पल पहले तक वो दिल ही दिल में खुशी से झूम रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। किसी तरह वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, मेरा बैकग्राउंड या कनेक्शन तुम्हारी तरह नहीं। स्कूल मुझे किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सेकेंड ईयर से पहले तो छुट्टियां देने से रही। एक तरह से विनीता इस वक्त रो रही थी, जिसे वो अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर कुछ सोचने के बाद विनीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ठीक है फिर, जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब क्या तुम मेरी हेल्प करोगी कोई अच्छा सा रोल दिलाने में? पहले अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करो, उसके बाद देखते हैं। रिया ने रूखेपन से अपना हाथ वापस खींच लिया। चलो चलते हैं, मनीषा ने कहा, हमें डांस स्टूडियो चलना चाहिए। एक एक करके सभी स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप के साथ क्लासरूम से निकल पड़े। दूसरी तरफ रिमझिम ने कृतिका को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। वो सब एक साथ ही डांस स्टूडियो जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद वो सब फ्लोर पर बैठ गए। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टीचर का नाम अनूप था। बस एक नजर भर में उसने कृतिका को पहचान लिया। तुम कृतिका हो ना? तुरंत ही कृतिका उठकर खड़ी हो गई और उसने उनका अभिवादन किया। हेलो अनूप सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। प्रोफेसर अनूप खुश हो गए। अच्छी बात है। आज का हमारा थीम है एनिमल्स। एक छोटा बंदर बंदरों के राजा के बदन से जुएं निकालने में उसकी मदद कर रहा है। तभी एक दूसरा जवान बंदर बंदरों के राजा को चुनौती देता है ताकि वो खुद बंदरों की टोली का राजा बन सके। रिया, विनीता और मनीषा, इन तीनों पात्रों को सबसे पहले तुम तीनों दर्शाओगे। रिया, अपने क्लासमेट्स के सामने आज तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना है। चूंकि रिया के पास अच्छा खासा एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस था और चूंकि उसने इंडस्ट्री के कई अनुभवी एक्टर्स के साथ काम किया हुआ था, इसलिए प्रोफेसर अनूप किसी भी एक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे पहले रिया का ही नाम पुकारते थे। हमेशा उनकी फर्स्ट चॉइस होने के कारण एक घमंड भरी मुस्कुराहट को अपने बालों के घेरे में छिपाते हुए रिया अपनी जगह से उठ गई। उसके पीछे पीछे मनीषा और विनीता भी उठकर सेंटर में आ गए। रिया ने छोटा बंदर बनना तय किया, जो बंदरों के राजा की जुएं निकालने में मासूमियत से उसकी हेल्प कर रहा था। इस किरदार को निभाना सबसे आसान था। हालांकि विनीता और मनीषा भी छोटे बंदर का रोल करना चाहती थी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिया से इस रोल के लिए फाइट करें। आखिर में विनीता ने बंदरों के राजा का किरदार निभाया और मनीषा ने उसके प्रतिद्वंदी का। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अनूप ने खुद से मन ही मन कहा, रिया अपनी गुड इमेज को बरकरार रखने के प्रेशर में है, जिस वजह से वो किसी भी किरदार को करने के दौरान जरा भी खराब दिखने से बचने की कोशिश करती है।
इस प्रेशर की वजह से उसकी एक्टिंग औसत से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। फिर अनूप ने कहा, रिया, तुम अपने किरदार को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हो, लेकिन तुम्हें अपनी इमेज की कुछ ज्यादा ही परवाह है, इसलिए तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस में कोई चार्म नहीं था। छोटी बंदर का किरदार सिर्फ क्यूटनेस दिखाने भर के लिए नहीं है। अनूप ने इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था कि कहीं वो उसे और भी कुछ कहेंगे तो रिया अपनी क्लासमेट के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। रही बात विनीता और मनीषा के परफॉर्मेंस की, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कहना अनूप के लिए खुद की इंसल्ट करने जैसा था। उनका उन्हें किसी भी तरह का जजमेंट नहीं देना रिया को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर गया। उसे विश्वास था कि उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और उसे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि पूरे क्लास में कोई भी उसकी तुलना में बेहतर एक्टिंग कर सकता है। इसके अलावा उसने कई डायरेक्टर्स की डायरेक्शन में एक्टिंग की थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका खुद का स्टैंडर्ड क्या है और उसने कितना बेहतर परफॉर्म किया है। प्रोफेसर के हिसाब से वो छोटे बंदर के रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पाई थी। फ्यूचर में वैसे भी उसे बंदर का रोल तो प्ले करना नहीं था, फिर ये रोल अच्छे से प्ले हुआ या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर उसने इस किरदार को अच्छे से नहीं निभाया तो क्या कोई उसे अच्छे से निभा पाएगा। विनीता और मनीषा ने उससे भी कहीं ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस दी थी। कृतिका, चलो अगली कोशिश तुम करो, अनूप ने कहा। रिमझिम, तुम भी आओ। क्योंकि एक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें एक और पर्सन की जरूरत थी, तो अनूप ने तीसरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए खुद वॉलंटियर किया। चलो मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। ऐसे किरदार को कैसे निभाना है वो तुम सब मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से समझ जाओगे। जब कृतिका और रिमझिम सेंटर में आए तो अनूप ने दोनों से सवाल किया, तुम दोनों कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे? अपनी अपनी पसंद के रोल तुम दोनों पहले चुन सकती हो। रिमझिम ने हिचकिचाहट भरी नजरों से कृतिका को देखा। वो छोटे बंदर का रोल प्ले करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आज कृतिका का स्कूल में पहला दिन था और ऐसे में अगर वो आसानी से निभाए जाने वाला रोल खुद के लिए चुन लेती तो दिखने में ऐसा लगता जैसे वो उसके नए होने का फायदा उठाकर उसे डरा धमका रही है। भले ही कृतिका ने एक फिल्म में काम किया था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। दूसरी तरफ रिमझिम के पास एक्टिंग में 6 महीने का एक्सपीरियंस था। रिमझिम के मन में चल रही कश्मकश को समझकर कृतिका ने कहा, तुम जो भी रोल प्ले करना चाहती हो उसे चुन लो। पहले तो रिमझिम एक पल को हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने वो रोल अपने लिए ले लिया जो सबसे अच्छा और आसान था। मैं छोटी बंदर का किरदार निभाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भी यही किरदार निभाना है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और किरदार चुन लूंगी। क्योंकि कृतिका पहले ही उसे अपने मन का रोल चुनने के लिए कह चुकी थी, इसलिए वो अब अपने बात से मुकर नहीं सकती थी। ठीक है, तुम वही रोल प्ले करो, कृतिका ने कहा। अनूप को समझ में नहीं आया कि कृतिका ने रिमझिम को उसके पसंद का रोल क्यों चुनने दिया। कहीं इसलिए तो नहीं कि वो न्यू थी और अपने क्लासमेट को नाराज नहीं करना चाहती थी, या फिर इसलिए कि वो कोई भी रोल करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसलिए उसने कृतिका से सवाल किया, बचे हुए 2 कैरेक्टर में से तुम कौन सा रोल प्ले करना चाहती हो? कृतिका बिना किसी हिचक के बोली, बंदरों के राजा का। अनूप सरप्राइज रहा। कृतिका के चेहरे पर आए भावों से उन्हें लगा कि सेंटर में आने से पहले ही कृतिका ने मन बना लिया था कि उसे कौन सा रोल प्ले करना है। ठीक है, फिर बच गया बंदरों के राजा को चुनौती देने वाला रोल, वो मैं करूंगा, अनूप ने कहा। जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ तब कृतिका बंदरों के राजा के रूप में जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई थी। आलस से भरकर तिरछी नजरों से वो इधर उधर देख रही थी। कभी कभी अपने सिर को टेढ़ा करते हुए वो अपने रोएदार बाल को खुरच रही थी। इसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कृतिका ने अपने मुंह को हल्का फुलाकर अपने दोनों होठों को एक दूसरे से इस तरह दबा लिया कि वो दिखने में सच में किसी बंदर के जैसे लगने लगी थी। कृतिका के एक्शंस को देख रिमझिम हक्की बक्की रह गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कृतिका उस किरदार में ढलने के लिए खुद को बदसूरत दिखाने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी एक्टिंग काफी चार्मिंग और रियलिस्टिक थी। जब रिमझिम छोटे बंदर के रूप में उसके जुओं को निकालने में मदद कर रही थी तो कृतिका ने अपनी आंखें इस तरह बंद कर ली जैसे उसे कितना मजा आ रहा हो और वो कितना सुकून महसूस कर रही हो। लेकिन कुछ पल के बाद ही वो भयानक रूप से कांप उठी, कुछ ऐसी जैसे उसके जुए निकालते हुए रिमझिम ने गलती से उसके बाल उखाड़ दिए हो।
जिससे उसे जोरों का दर्द होने लगा। वो पलटी और रिमझिम पर जोर से कुर्राई। उसके घूरने से रिमझिम तुरंत डर गई। फिर वो प्यार से अपनी आंखें मटकाते हुए सावधानी से फिर से उसकी जुएं निकालने लगी। तभी प्रोफेसर अनूप, जो कि बंदर के राजा को चुनौती देने वाले बंदर का किरदार कर रहा था, धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ा। आराम से सुस्ता रही कृतिका की नजर अचानक से प्रोफेसर अनूप पर गई तो वो तुरंत चौकन्नी हो गई। खड़े होकर हुंकारते हुए उसने अपनी छाती पर बंदरों की तरह जोर से 2-3 बार पंजा मारा, मानो वो अनूप को ललकार रही हो। दूसरी तरफ रिमझिम एक छोटे से बंदर का रोल प्ले कर रही थी, इसलिए वो डर कर तेजी से वहां से भाग गई। जबकि कृतिका अब तक रौद्र रूप में आ चुकी थी। कोई भी राजा अपनी सत्ता यूं ही गंवाना नहीं चाहेगा, बिना लड़े तो बिल्कुल नहीं। कृतिका हुंकार भरते हुए कुर्राकर अनूप की तरफ उसे लड़ने के लिए ललकारते हुए बढ़ी। बहुत अच्छा। संतुष्ट होते हुए प्रोफेसर अनूप ने जोर से ताली बजाई। उसके बाद उन्होंने कृतिका से हाथ मिलाया। ये साफ था कि वो उसके परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। रिमझिम, तुमने आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इतना कहने के बाद अनूप कृतिका की तरफ पलटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बंदरों के राजा के किरदार के लिए तुम अपनी सुंदर इमेज को खराब करने में जरा भी नहीं घबराओगी। तुम्हारा किरदार काफी रियल था। अपने किरदार को लेकर तुम्हारी डिटेल नॉलेज भी काफी अच्छी थी। अनूप ने कृतिका की तारीफ की। उसके बाद वो पहले से सरप्राइज दिख रहे स्टूडेंट्स की तरफ पलटे और उनसे उन्होंने सवाल किया। क्या तुम सबने कृतिका की आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशंस को सिचुएशन के साथ बदलते हुए नोटिस किया? फिर अनूप ने उस एक्ट के हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में लेक्चर देना शुरू किया। आखिर में उन्होंने एक बार फिर से कृतिका की तारीफ की। कृतिका सच में किसी न्यूकमर की तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसके पास एक्टिंग का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी आंखों ने हर एक इमोशन को काफी अच्छे से एक्सप्रेस किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी एक्टिंग किसी अनुभवी एक्टर से कम नहीं थी। जिस मंकी किंग का किरदार उसने निभाया, वो अपनी मटकती आंखों से इधर उधर देख रहा था। जुएं निकाले जाने पर उसने आंखों से ही ये एक्सप्रेस कर दिया कि उसके बदन से जुएं निकाले जाने पर उसे कितना सुकून मिल रहा है। लेकिन लिटिल मंकी के गलती से उसके बाल नोच देने पर वो उससे नाराज भी हो गया। फिर उसने उसे चेतावनी दी। जब उसने अपने चैलेंजर को देखा तो वो उसे घूरते हुए हुंकार करते हुए अपनी ताकत का एहसास दिलाने लगा। फाइनली उन दोनों के बीच फाइट हुई। जब अपने चैलेंजर से वो हार गया तो उसकी निराशा, उदासी, डिप्रेशन जैसे सारे इमोशंस को कृतिका ने यहाँ काफी अच्छे से दिखाया। सच कहूं तो शुरू में मुझे यही लगा था कि फाइट क्वीन फिल्म में कास्ट किया जाना कृतिका की अच्छी किस्मत का नतीजा है, और चूंकि फिल्म में उसका ज्यादा रोल बड़ा नहीं था तो उसकी एक्टिंग पर भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन सच में कृतिका काफी टैलेंटेड है और वो अपने हर एक परफॉर्मेंस को काफी सीरियसली परफॉर्म करती है। जब तुम किसी किरदार को निभाते हो तो तुम्हें खुद को उस किरदार में ढाल लेना होता है जो तुम्हें एक्ट करने के लिए दिया गया है। तुम्हें वही दिखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें बस अपने सुंदर दिखने भर का ख्याल है तो फिर एक्टिंग ही क्यों करना। क्योंकि तुमने एक्टिंग को एज अ करियर चुना है तो तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी और साथ ही अपनी ऑडियंस की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। किसी भी किरदार को करने के लिए तुम्हें उस किरदार को अपना सब कुछ देना होगा। प्रोफेसर अनूप की बातों को सुनते हुए हर कोई बार बार पलटकर रिया को देख रहा था। वो सब यही महसूस कर रहे थे कि अनूप जो भी कह रहे थे वो उन्हें एजुकेट करने के लिए ना होकर सिर्फ रिया को टारगेट करने के लिए था। आज रिया की एक्टिंग सच में काफी बकवास रही थी। रिया को क्रिटिसाइज किया जाता देख उन सभी के दिल को कुछ सुकून मिलने लगा था। उन सभी का गुस्सा धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो रहा था। क्योंकि वो लड़की पहले ही कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, इसलिए वो अपने सभी क्लासमेट्स को खुद से छोटा समझकर नीचा दिखाती थी। यहाँ तक कि परफॉर्मेंस क्लास में प्रोफेसर अनूप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमेशा पहले उसे सिलेक्ट कर उन सभी को ऐसा महसूस करवाते थे कि रिया उन सभी से बेहतर है। लेकिन अब जब वे सभी रिया को प्रोफेसर अनूप से डांट खाते हुए देख रहे थे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो लड़की ये डिजर्व करती थी। इसके अलावा कृतिका, रिमझिम और प्रोफेसर अनूप का परफॉर्मेंस सच में दिल को छू लेने वाला था। इस बार अनूप ने रिमझिम की भी थोड़ी तारीफ की थी। रिया अपने दांत गुस्से में पीसने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो और भी ज्यादा गंदे थे। कृतिका ने ऐसा सेंसेशन जो क्रिएट कर दिया था
क्लास के खत्म होने के बाद रिमझिम ने कृतिका को अपने साथ कैंटीन चलने के लिए कहा, लेकिन तभी अचानक से रिया ने कृतिका की बाह पकड़ ली और रिमझिम के साथ साथ बाकी लड़कियों को घूर कर देखा। फिर वो बोली, कृतिका, क्या हम साथ में लंच करें? कृतिका थोड़ा सरप्राइज होकर चकरा गई। रिया का अचानक से उसके पास आना और उसे साथ में लंच करने के लिए कहना सच में काफी अजीब था। ये एकदम अचानक से हुआ था। रिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो घमंड से बोली, तो मुझे जानती तो हो ना, नेशनल फिल्म एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ही वो काफी पॉपुलर हो चुकी थी और इंडस्ट्री में उसका कद कृतिका से तो काफी बड़ा था। हालांकि वो अभी भी बस एक बी लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में आती थी, लेकिन कृतिका को तो अभी सी लिस्ट में भी जगह नहीं मिली थी। हाँ, अभी कुछ वक्त पहले क्लास के दौरान अनूप सर ने तुम्हारा नाम लिया था। कृतिका ने सही लहजे में अच्छे टोन के साथ वो बात कही और सहमति में अपना सिर हिलाया। रिया सकपका गई। वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी, किसी टीचर के नाम लिए जाने से पहले ही कृतिका को उसे पहचान लेना चाहिए था। क्या तुम मेरे साथ भी लंच करना चाहोगी? रिया ने एक बार फिर से सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, हम सब कैंटीन ही जाने वाले थे, चलो सब साथ में ही चलते हैं, कृतिका ने पोलाइटली रिप्लाई किया। उसके जवाब को सुन रिया की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। कृतिका उसे उन ऑर्डिनरी लड़कियों के साथ लंच करने को कह रही थी। क्या वो ये नहीं जानती कि वो एक सेलिब्रिटी है? उसने उससे बात करने की पहल सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कृतिका ने फाइट क्वीन मूवी में काम किया था। साथ ही वो उसके बाकी के क्लासमेट से काफी बेहतर थी। उन लोगों ने तो अभी तक किसी मूवी या छोटे मोटे शो तक में काम नहीं किया था। इसके अलावा परफॉर्मेंस क्लास के दौरान कृतिका की परफॉर्मेंस सच में उससे काफी बेहतर थी, जिससे रिया उससे नाराज और जेलस भी फील करने लगी थी। कृतिका के उसके क्लास में आने से पहले रिया खुद पूरी क्लास में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। उसके आगे कोई दूसरा नहीं था, लेकिन कृतिका के आते ही उसका लाइमलाइट छीनना शुरू कर दिया था। उसने उसका लाइमलाइट छीनना शुरू कर दिया था। इसलिए वो कृतिका को अपनी साइड पे लेना चाहती थी, ताकि एक्टिंग में उससे सीनियर होने के नाते वो कृतिका को उसे अपने लीडर की तरह ट्रीट करने के लिए कहे और वापस से सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ले, जो कृतिका की तरफ अभी जानी शुरू हो गई थी। कृतिका, क्या तुम 1 मिनट के लिए साइड में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया बड़ी मुश्किल से एक झूठी स्माइल दिखाते हुए बोली। कृतिका ने पलटकर अपने ग्रुप की ओर देखा, जिसमें रिमझिम ने आज उसे शामिल किया था। रिमझिम मुस्कुराती हुए बोली, हमें कोई जल्दी नहीं, तुम बात कर लो, हम वेट करते हैं। परफॉर्मेंस क्लास के दौरान कृतिका ने बिना किसी नाराजगी के उसे उसके मन का रोल दिया था। साथ ही उसकी गाइडेंस में उसने अपनी खुद की परफॉर्मेंस में काफी इम्प्रूवमेंट की थी, जिस वजह से प्रोफेसर अनूप ने आज उसकी भी तारीफ की थी। इस वजह से रिमझिम कृतिका की शुक्रगुजार थी। उसके बाद कृतिका रिया के साथ एक कोने में चली गई। बाकी लड़कियों से दूर होते ही रिया ने कहा, कृतिका, मैं देख सकती हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए नई है। इस वजह से तुम्हें पता नहीं कि यहाँ के ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। ये सब ऑर्डिनरी लड़कियां हैं जिन्हें एक्टिंग का ए तक नहीं आता, लेकिन तुम और मैं वैसी लड़कियां हैं जिन्होंने फिल्मों में काम किया है। इसलिए तुम्हें इन फटीचर लड़कियों के ग्रुप में मिक्स नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया, तुम समझ रही हो ना इसका मतलब क्या है? कृतिका फाइनली सब कुछ समझ गई। सॉरी, रिमझिम पहले ही मुझे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट कर चुकी है और मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो लंच मैं उसके और अपने ग्रुप के साथ ही करूंगी। कृतिका माफी मांगने के अंदाज में हल्का मुस्कुराई, फिर वो वापस से रिमझिम के पास आ गई। उसे वापस जाता देख रिया सरप्राइज रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कृतिका वापस से रिमझिम के ग्रुप में जा रही है, वो भी तब जब रिया ने खुद आगे आकर उसे अपनी साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया था। क्लास में कई स्टूडेंट्स रिया की चापलूसी में लगे रहते थे, लेकिन रिमझिम काफी जिद्दी थी। उसे ये जरा भी पसंद नहीं था कि रिया को खुश करने के चक्कर में वो उसकी चाकरी करे और उसकी हर बात माने। उसे उस घमंडी रिया का दूसरों पर दया दिखाकर खुद को हमेशा सबसे ऊपर दिखाने वाला नेचर जरा भी पसंद नहीं था। उस क्लास में फाइट क्वीन मूवी में काम करने के कारण रिया को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स से कृतिका का कद काफी बड़ा था। फिर भी उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था, यहाँ तक कि उसने रिया के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया। हर कोई जानता था कि रिया एक बड़े घर से बिलोंग करती है, जिनका खुद का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था। इस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ साथ उसने कई बड़े प्रोडक्शन के लिए भी काम किया था।
उसके साथ दोस्ती करने वालों को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि आगे जाकर उन्हें एक्टिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट ऑफर होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो विनीता और मनीषा क्यों हर वक्त उसकी चापलूसी करने में खुश रहते। लेकिन बाकियों से बेहतर होने के बाद भी कृतिका ने खुद को एक आम स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया। वो वहां सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए आई थी। परफॉर्मेंस क्लास के दौरान अपनी सुंदर इमेज को कायम रखने के लिए रिया ने खुद को किसी जानवर की तरह अजीबो गरीब और बदसूरत दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। इस वजह से उसका परफॉर्मेंस एकदम से बकवास रहा। लेकिन कृतिका ने सुंदर होने के बावजूद भी अपने लुक्स की कोई चिंता नहीं की। साथ ही उसे किसी जानवर की तरह अजीबोगरीब दिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो सुंदर दिख रही है या नहीं। भले ही परफॉर्मेंस के दौरान वो अजीब सी बदसूरत दिखने लगी थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे और रियल थे कि सभी उसकी परफॉर्मेंस में खो गए। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ था जब रिमझिम को लगा कि उसने खुद काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अपने अच्छे परफॉर्मेंस का एहसास उसे अजीब तरह की खुशी दे रहा था। वो सब साथ में लंच करने के लिए कैंटीन आ चुके थे। लंच कर लेने के बाद रिमझिम ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा, कृतिका तुम सच में कमाल हो। अनूप सर जैसे एक्सपीरियंस ड्रामा टीचर के साथ परफॉर्म करते हुए भी तुम्हारी एक्टिंग उनके सामने जरा भी फीकी नहीं लगी। बिल्कुल सही। साथ ही प्ले के दौरान तुम अपने साथियों के परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में माहिर हो। ये कहते हुए मेहर ने भी उनके डिस्कशन को ज्वाइन किया। रिमझिम, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। सच कहूँ तो रिया से भी ज्यादा अच्छा। अनूप सर तक ने आज तुम्हारी तारीफ की। मेहर ने आगे कहा, फ्यूचर में अगर परफॉर्मेंस क्लास में हमें कोई एक्टिंग असाइनमेंट मिलता है तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ही ज्यादा प्रैक्टिस किया करें। कृतिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत मेहर की बात मान ली, जिससे वहां मौजूद सारी लड़कियां खुश हो गईं। तुम लोगों को शायद अंदाजा नहीं, लेकिन कृतिका के साथ एक्टिंग करना सच में शानदार है। मंकी किंग के रोल में वो तुरंत ढल गई थी। वो एक्टिंग को लेकर काफी सीरियस है और इसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। उसकी गाइडेंस के कारण जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, वैसे तुम सब भी उसके साथ एक्टिंग करते हुए काफी अच्छा परफॉर्म करोगी। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो खुशी आज मुझे मिली है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। रिमझिम खुशी से चहकते हुए बोली। कुछ दिनों के अंदर कृतिका स्कूल के माहौल में काफी अच्छे से ढल गई। रिमझिम और उसके ग्रुप के साथ उसकी दोस्ती भी काफी गहरी हो गई थी, क्योंकि कृतिका ने रिया के उसके ग्रुप में आने के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया था। इसलिए उस दिन के बाद से उसने दोबारा कभी कृतिका से बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि वो उसे देखकर हल्का स्माइल तक नहीं देती थी। आज क्लास में रिमझिम कृतिका के एग्जैक्ट सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने पलटकर हल्की आवाज में कहा, कृतिका, क्या तुम जानती हो इस वक्त हमारी क्लास में सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, कृतिका ने सिंपली कहा, वो सब तुम्हारे और रिया के बीच की बराबर की दुश्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। रिमझिम बोली। कृतिका उसकी बात सुनकर चौंक उठी। ये क्या पागलपन है, बराबर की दुश्मनी। जरूर रिमझिम ने नशा कर रखा है या वो फिल्में ज्यादा देखने लगी है। रिया से दुश्मनी किस बात के लिए। देखा जाए तो इस वक्त पूरी क्लास 3 ग्रुप में बटी हुई है। एक ग्रुप सोचता है रिया पूरे क्लास में सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरा ग्रुप सोचता है कि तुम सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तीसरा ग्रुप ऐसा है जो कि तुम दोनों को लेकर न्यूट्रल है। रिमझिम धीमी आवाज में बोली। कृतिका को सच में लगने लगा था कि उसे रिमझिम को लेकर अपनी सोच में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सरप्राइजिंगली क्लास के अंदर एक मॉनिटर को क्लास में चल रही हर गॉसिप के बारे में अच्छे से मालूम था। अचानक से कृतिका के एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से हो गए। तो तुम्हें भी जरूर पता होगा कि मेरी और रिया की दुश्मनी में स्टूडेंट्स किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे या रिया को। रिमझिम के होठ किनारे से उठ गए। इस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। 29 स्टूडेंट्स रिया के सपोर्ट में हैं, जबकि 5 तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें सपोर्ट करने वाली लड़कियों में से एक मैं हूँ, दूसरी मेहर और तीसरी नितिका। बाकी की 2 लड़कियां ऐसी हैं जिससे मेरी और मेहर की काफी अच्छी बनती है, इसलिए वो दोनों भी तुम्हें सपोर्ट करती हैं। बाकी के 14 स्टूडेंट्स न्यूट्रल हैं। कृतिका हैरान रह गई। इस तरह की दुश्मनी को बराबर की दुश्मनी कैसे कहा जा सकता था। साफ दिख रहा था कि कृतिका इस दुश्मनी में काफी कमजोर साइड में थी।
लेकिन जो 14 स्टूडेंट्स इस वक्त न्यूट्रल हैं, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। तभी एक्साइटमेंट पे दौड़ते हुए महर उन दोनों के पास आई। बैठने के बाद उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छिपा लिया। वो कितना हैंडसम है। रिमझिम स्पीचलेस हो गई। उसने महर के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रही हो? मैंने अभी अभी स्कूल के एक नए हैंडसम हंक को देखा।